1950 में आया आर्टिकल 25। कांग्रेस 1950 में आर्टिकल 25 को लेकर आई, जिससे धर्म परिवर्तन को मान्यता दे दी गई। और सबसे ज्यादा किसका धर्म परिवर्तन हुआ ये सब जानते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। नेहरू 1950 में आर्टिकल 28 लेकर आए और हिंदुओं से धार्मिक शिक्षा का हक छीन लिया। लेकिन आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। धार्मिक शिक्षा के बाद निशाने पर थी धार्मिक संस्थाएं। 1951 में HRCE एक्ट, 1951 में हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडाउमेंट एक्ट लेकर आए। उन्होंने कारण दिया कि बड़े मंदिरों का रखरखाव सही से हो सके, लेकिन इसकी आड़ में कब्जे कर लिए, जिसके तहत भारत में मौजूद बड़े बड़े मंदिरों का प्रबंध सरकार ने अपने हाथों में ले लिया और मनमाने ढंग से इनकी संपत्ति का दुरुपयोग किया। और ये सिर्फ हिंदुओं के मंदिर पर लागू था, बाकी धर्मों या धार्मिक स्थल पर लागू नहीं था। 1956 में हिंदू कोड बिल आया। 1956 में नेहरू सरकार हिंदू कोड बिल लेकर आई, लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए इन्होंने पर्सनल लॉ बोर्ड को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। मतलब एक ही है, देश में एक जाति कद संविधान कानून से और दूसरी अपने धर्म के कानून के हिसाब से, और आज भी यूनिफॉर्म सिविल कोड से कतराते हैं। कांग्रेस ने लगाई आरक्षण की आग। कांग्रेस आरक्षण लेकर आई, जिससे हिंदुओं को बांटने का काम किया गया, जिससे सबसे बड़ा नुकसान हिंदुओं को हुआ। आरक्षण की देश में जरूरत थी, लेकिन मक्कार कांग्रेसी इस योजना को 10 साल लागू करने की बजाय इसे बढ़ाते चले गए और न ही इससे लोगों को सशक्त बना पाए, जबकि लोगों को इसकी लत लगा दी गई। इंदिरा का कार्यकाल। साल 1976 में इमरजेंसी के दौरान ही इंदिरा ने संविधान में सेक्युलर शब्द को जबरदस्ती घुसा दिया, जिसको लेकर संसद में कोई चर्चा तक नहीं हुई। मतलब कि हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी भारत हिंदू देश नहीं कहलाया जा सकता, जबकि आप हमारे आसपास देखेंगे तो सभी मजहबी देश हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई देश नहीं बचा। इसके बाद हिंदुओं के कानूनी अधिकार और इतिहास निशाने पर थे। 1991 में पूजा स्थल कानून। 1991 में कांग्रेस ने पूजा स्थल कानून बनाया, जो बेहद हिंदू विरोधी कानून था, क्योंकि इस कानून के तहत हिंदू, सिख और जैन मुगलों के कब्जे से मंदिरों को छुड़ाने के लिए लड़ाई ही नहीं लड़ सकते। उनके पास दलील सुनने का कोई कानूनी अधिकार ही नहीं छोड़ा गया। हमने लाखों मंदिर और उनका इतिहास खो दिया। 1992 माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। कांग्रेस ने अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम बनाने के बाद अल्पसंख्यक आयोग बना दिया। ऐसा करके कांग्रेस ने धर्म विशेष के लोगों को स्पेशल दर्जा तो दिया ही, हिंदुओं को बांट दिया, जिसके तहत सरकार की हर योजना का सबसे ज्यादा फायदा धर्म विशेष के लोगों को ही मिलता है, जिससे कांग्रेस ने सांप को भी मार दिया और लाठी को भी नहीं टूटने दिया। मतलब साफ है, हिंदुओं को भी बांट दिया और धर्म विशेष के लोगों को भी खुश कर दिया। जब देश सेकुलर बना दिया तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की जरूरत ही क्या थी। 1995 में वक्फ बोर्ड कानून। 1995 में वक्फ बोर्ड कानून बनाकर कांग्रेस ने एक और महापाप किया। वक्फ बोर्ड को असीमित शक्ति दे दी गई। आज स्थिति ये है कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर दावा कर दे तो कोर्ट से भी कोई मदद नहीं मिलेगी। रेलवे और रक्षा के बाद संपत्ति के मामले में वक्फ बोर्ड देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अब सिर्फ एक आखिरी बार बचा था, वो बार था राम सेतु एफिडेविट। राम सेतु एफिडेविट बनाया। हिंदुओं ने फिर 2004 में कांग्रेस को चुन लिया तो कांग्रेस ने इसका इनाम देते हुए राम सेतु एफिडेविट बनाया और भगवान श्री राम के अस्तित्व को ही नकार दिया और काल्पनिक बताया। आस्था और धर्म पर वार करने के बाद अब कांग्रेस ने हिंदुओं को ही बदनाम करने का प्लान बना लिया। 2009 में हिंदू आतंकवादी घोषित। 2009 में फिर से हिंदुओं ने कांग्रेस को चुना तो उसके बदले में कांग्रेस ने हिंदुओं को ही टेरर घोषित कर दिया। कांग्रेस ने बहुत ही चालाकी से एक एक कर हिंदुओं के धर्म, अधिकारों और शिक्षा के अधिकार को छीन लिया, लेकिन हिंदू फिर भी कांग्रेस को नहीं समझ पाया। औरंगजेब ने हिंदुओं को खत्म करने के लिए तलवार का इस्तेमाल किया तो कांग्रेस ने हिंदुओं को खत्म करने के लिए संविधान का इस्तेमाल किया। फिर भी कांग्रेस ही बोल रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो रहा। जय श्री राम। योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, 1741 में जैसे मैंने कल कहा था कि नानाजी तो उत्तर की दिशा में अपना अभियान के लिए निकल गया था। दूसरी जगह डेवलपमेंट पूर्व में ये हो रही थी कि मीर हबीब जो मुर्शिदाबाद का नवाब था और मुगल सल्तनत का रियासतदार था, मीर हबीब ने रघुजी से मदद मांगी। सीधी बात थी। रघुजी ने भास्कर पंत को बंगाल भेजा उसके मदद के लिए। अब ये तो मैंने कल बताया था। दरअसल इसका कारण था दिल्ली सल्तनत। भास्कर पंत ने मुर्शिदाबाद पर हमला किया,
मुर्शिदाबाद की उस लड़ाई को उसने जीत लिया। उसी समय पे दिल्ली से सुल्तान के कुछ टैक्स वसूली अधिकारी अलीवर्दी के पास पहुंचे थे। अब उस समय अलीवर्दी ने बंगाल लूट जाने की पूरी हकीकत उनको भी बता दी और बादशाह से अलीवर्दी खान ने मदद की गुहार लगाई। अलीवर्दी खान तो मुगलों का सरदार ही था और पूर्व में महसूल एवं सुरक्षा व्यवस्था में मदद करने का पेशवा का वादा दिल्ली सल्तनत से था। यह अलीवर्दी जानता था। तो अलीवर्दी ने क्या किया? अलीवर्दी ने एक चाल रची। उसने दिल्ली सल्तनत से तो मदद मांगी ही मांगी, उसने पेशवा से भी मदद मांग ली और मोमिन ने पूरा अलतकैया करके कुछ रकम पेशवा को भेज दी। अलीवर्दी जानता था पेशवा पैसों के लिए हमारा काम करेगा, 1 और 2 पेशवा और दिल्ली सल्तनत। जब बाजीराव था तब से एक करार था कि महसूल और सुरक्षा का जिम्मा जब भी चाहो पेशवा उठाएं, ये कलम था। मैंने उनके बारे में, संधि के बारे में आपको बताया है। लेकिन अलीवर्दी ने पैसा तो भेज दिया। या अल्लाह, तौबा तौबा, अलीवर्दी से बड़ी गलती हो गई। ये नगद राशि उसने, अवध का एक वकील था मोमिन, वो मोमिन के पास दे दी और उसे जिम्मेदारी दे दी कि भाई ये पैसा पेशवा तक पहुंचा दे। अब वकील निकला सच्चा मोमिन। सारी नगदी लेके वकील हुआ गायब। अवध से भी गायब हुआ और कहीं उनको मिला ही नहीं। कैसे मिलता भाई? जर जोरू जमीन। अगर ये त्रिसूत्री का विषय हो तो ये नबी के मुजाहिद अपनी माँ को भी बेचने से बाज नहीं आते। और ये जर जोरू जमीन नहीं थी, ये नगदी राशि थी। सोचो आप, पैसा तो पेशवा के पास पहुंचा नहीं। वहां सफदरजंग दिल्ली से निकल गया अलीवर्दी की मदद करने का। अलीवर्दी को मदद करने के लिए सफदरजंग मालूम है ना? सफदरजंग, अलीवर्दी, शुजातुद्दौला आते 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 ठरकी वाजिद अली, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही परिवार से है सफदरजंग। चलो, पेशवा को भी फिर दिल्ली सल्तनत ने पत्र भेजा। पत्र में लिखा था कि भाई आप अपने रघुजी को रोक ले और रघुजी को रोकने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, ये संधि के तहत। अब इसके एवज में दिल्ली सल्तनत ने वहाँ एक लालच भी दिया था। क्या लालच था? पटना के चौथ का हक दिल्ली सल्तनत ने पेशवा को दे दिया। अब मजा देखो, बंगाल और बिहार इसके टैक्स कलेक्शन की सनद जो थी, ये शाहू ने ऑलरेडी रघुजी को पूर्व में ही दे दी थी। ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत ने पटना के चौथ का हक पेशवा को दे दिया। मालवा के विषय में फिर एक बार सनद देने की पेशवा ने हामी भर दी गई। कागज नहीं दिया, सिर्फ हामी दी कि हाँ, पेशवा मामला के बारे में भी हम आपकी मदद करेंगे। तब नाना पुणे में बैठे थे, लेकिन सब कारस्थान वो वहां से समझ रहे थे क्योंकि लगातार उसके पीछे थे। अब इसमें 1742 के दशहरे के बाद जब जंग हारकर स्वयं भास्कर राव नागपुर लौटा तो रघुजी ने पेशवा पे, जैसे मैंने कहा था, 19 अक्टूबर को नाना पे हमला बोल दिया। अब जहां पे पेशवा का शिविर लगा हुआ था वहां तक पेशवे नहीं रुके। पेशवे भी वहां रघुजी के
रघु का सामना करने के लिए निकल पड़े और रास्ते में ही नाना ने रघु जी पे वार किया। 19 तारीख को भड़ाले परगना खटाव में नाना ने रघु जी का संपूर्ण पराभव किया। अब बखर में ये भड़ाले मंडाले के पास गांव का कुछ ऐसे नाम है और परगना खुडगांव लिखा है। अब हमारे इतिहासकारों ने 2-3 इतिहासकारों ने और इवन 1890 के बाद सरदेसाई गुरुजी ने भी गांव का पता करने की बड़ी कोशिश की है, पर ये भड़ाले मंडाले ये गांव नहीं मिले। लेकिन बाद में जब ज़्यादा संशोधन हुआ तो ऐसे लग रहा है कि ग्वालियर प्रांत में कुछ मंदोर, भदोर ये कुछ गांव मिले हैं। तो ये जो भदोर है यही भड़ाले है, शायद ये गांव हो सकता है। ये कयास उन इतिहासकारों का है। रघु जी और नाना का सामना किस गांव में हुआ ये आज तक हम इससे अनिभिज्ञ हैं। अब रघु जी ने उस हार के बाद में अपना एक वकील भेजा और बहुत क्या कहते हैं उसे सद्वर्तणूक का और सीधे रास्ते पे चलने का रघु जी ने नाना को वचन दिया है। उस वकील ने कहा कि रघु जी अब सीधे रास्ते आना चाहता है और रघु जी ने जो गलती की है वो रघु जी को मान्य है। अब यह नाना का देखो, नाना ने भी खुले दिल से रघु जी के साथ में ममत्व दिखा के उसको बंगाल की जिम्मेदारी फिर एक बार सौंप दी और अपने साथ ले लिया। अब आप समझ गए होंगे कि रघु जी मार्च में, अक्टूबर में लड़ाई करता है और आने वाले मार्च में काशी और गया में नाना के साथ कैसे दिखता है, इसका सत्य अभी आपको पता चला। गजब आदमी है ये रघु जी भोसले। बखरकारों की मित्रों हम पर एक कृपा है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जितने भी अधिकृत पत्र थे वो संभाल के जतन करके रखे थे। तो वो ऐसा ही एक शाहू का पत्र है जो उसने रघु जी भोसले को भेजा है। स्पष्ट तौर पे पत्र में शाहू महाराज ने कहा है, तुम दोनों में जो आपस में विद्वेष बढ़ा है वो आपका असभ्य वर्तन है। आप सातारा कृपया आइए, हमारे सामने क्षेत्र का आप दोनों का बंटवारा हम कर देंगे। प्रांत और हद ये दोनों का निर्णय होने के बाद ही आप कर संकलन अथवा खंडनी वसूल करें। युवा नाना आज पेशवे पद पे है, सभी सरदारों की सहायता उसे अपेक्षित है, मुझे भी अपेक्षित है। लेकिन मित्रों ये वाद जो था ये देशद्रोह, जनता पे जुल्म या मनमानी कारोबार ये था ही नहीं। ये शुद्ध तौर पे वर्चस्व की लड़ाई थी और ये नाना और रघु जी में ये व्यक्तिशाह बन गई थी, जो मैंने बताया आपको। आखिर में पेशवा का जो वर्चस्व है वो रघु जी ने शाहू महाराज के सामने स्वीकार किया। लेकिन गलती ना करे, ये मामला 1743 में बिल्कुल थमा नहीं। में शाहू महाराज ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन धुआं अभी भी निकल रहा था। यहाँ भी गोरा डफ, हाँ, यहाँ भी उसका एक अलग विचार उसने लिख के भेजा है कि डफ कहता है कि नाना का पीछा करते रघु जी गया पहुंचा था, ना कि उसके साथ पहुंचा था। अब क्या बोलो इस कुत्सित वृत्ति के आदमी को, हाँ? हमेशा इसने हर घटना पे संशय व्यक्त किया है, उसकी नकारात्मकता उसने लिखी है। काशी और गया के बाद नाना बंगाल भी गए थे।
बंगाल गए थे। बंगाली तो आपको मालूम है, सूफियों ने पूरा गंदा तभी भी कर दिया था। तो उन दरिंदे मोमिनों को लूटमार और आगजनी का डर सताने लगा। लेकिन नाना ने क्या किया भाई साहब? नाना ने ऐसा कुछ किया ही नहीं, अपितु उसने अपने फौज को खेत से गुजर जाने को भी मना कर दिया था। अब बताओ, मैं ये सद्गुण था या सद्गुण विकृति थी? आगजनी करनी चाहिए थी ऐसे लगता है, लेकिन पता नहीं इस डफ महाशय जो है हमारे, उनकी इन कहानियों का आधार क्या है? क्योंकि पुस्तक में वो आधार कहीं लिखा नहीं है। और मैं बार बार इस मक्कार का नाम लेता हूँ, गोरे का, जिसे ग्रैंड डफ कहते हैं, और जो मैं सर ग्रैंड डफ 1960-1970 तक, बाप रे बाप, ये अकेली मराठाओं पे पुस्तक थी पूरे विश्व में, और जिसका लेखक था मक्कार झूठा ग्रैंड डफ। ग्रैंड डफ ये भी दावा करता है कि छोटा नागपुर इलाके में फिर एक बार नाना और रघु जी में बड़ा संग्राम हुआ, दावा करता है, लेकिन तथ्य नहीं बताता। उसके उलट हमारे इतिहासकारों के पास तो असल पत्र मौजूद है, जो रामचंद्र पंत को नाना ने एक पत्र भेजा है। उसमें बंगाल की हकीकत उसने बता दी है। नाना ने लिखा है कि बंगाल में हमने सभी मोमिनों को, नवाब लिखा है, सभी नवाब मोमिनों को नामोहरम किया, कर संकलन के अधिकारी की मैंने नियुक्ति कर दी है। हमारी ताकत दिखानी आवश्यक थी। शत्रु को परास्त करने फौज की ताकत, उसका सामर्थ्य ही काम आज आया है। ये स्पष्ट तौर पे नाना लिखता है। इसका मतलब क्या हुआ? नाना ने बंगाल पे चढ़ाई की, नवाबों को हराया, अपने कर संकलन अधिकारियों की नियुक्ति भी की, और नाना आखिर में कहता है कि शत्रु को परास्त करने फौज की ताकत, उसका सामर्थ्य ही मुझे काम आया। ताकतवर फौज, मित्रों, हम सब जानते हैं हमारे सार्वभौम राष्ट्र की वो निशानी है। ये नाना पेशवे 1743 में लिख रहा है। अपने इतिहास से कटे हमारे ये जो दूसरे प्रधानमंत्री चच्चा है ना, उनको बात ये 1947 में समझ नहीं आई। धड़ल्ले से उन्होंने बोला था, अरे भाई, सेक्युलर इंडिया को फौज की क्या जरूरत है? अब इसे क्या कहेंगे आप? मैं गाली देना नहीं चाहता, यूट्यूब वाले पूरा का पूरा मेरा एपिसोड निकल लेंगे, लेकिन आप समझ जाओ गाली कौन सी मैं दे रहा हूं। इतना नालायक आदमी हमारा दूसरा पंत प्रधान था, दुर्भाग्य है हमारा। आज के हमारे सेवक को देखो, सेवक को समझ में बात 22 साल पहले आई थी, और इसका परिणाम है कि भारत आयुध की आयात नहीं, निर्यात करता है। आई बात समझ में? चीनी सैनिकों के बार बार वीडियो आ रहे हैं कि उनको मार के हमारे लोगों ने कैसे भगाया। ये हमारे शूरवीर हिंदुस्तानी सैनिक है। इसलिए नाना ने भी कहा था कि ताकत दिखानी आवश्यक थी। शत्रु को परास्त करने फौज की ताकत, फौज का सामर्थ्य ही काम आता है। चलो, ये तो चल रहा था रघु जी और इसके बीच और एक बार खबर आई कि शाहू के बीमार होने से फिर नाना को तुरंत बुंदेलखंड में जून 1743 में सातारा लौटना पड़ा। और वहीं जो मैंने पत्र है ना शाहू का, वो वहीं का है कि बीमार शाहू ने रघु जी को भी सातारा बुलाया था 31 अगस्त से 9 सितंबर। इस बीच शाहू ने रघु जी और पेशवा, इन दोनों की हदें और उनका जो क्षेत्र था
अधिकार का, उन सभी का बंटवारा कर डाला ऑफिशियल। कोंकण, माड़वा का सारा क्षेत्र, इनफैक्ट आगरा, प्रयागराज, अजमेर, बिहार के पटना समेत अन्य 3 तालुके और कर्नाटका के 20% क्षेत्र, रघु जी के क्षेत्र में ये कर्नाटक आता था। वहाँ पे घोरपड़े ने भी अपनी बहुत सारी मरदूम की दिखाई हैं। वो कर्नाटक का तो मैंने अभी आपको बताया नहीं, पूरा का पूरा चैप्टर ही हम कर्नाटक का अलग से करेंगे। उसमें रघु जी तो था, मैंने आपको बताया था कि 1940 में बाजीराव के निधन के समय रघु जी कर्नाटक की मुहिम आदि छोड़ के सातारा लौटा था और रघु जी ने भी वहाँ पे शानदार विजय हासिल किए हुए हैं। तो 20% रघु जी का एरिया पेशवा को इसने शाहू महाराज ने दे दिया। बाद में पेशवाओं को खानदेश और मराठवाड़ा में जो इनाम के गांव वगैरह मिले थे वो पेशवा ने अपने पास रखे। रघु जी को क्या मिला? रघु जी के पास लखनऊ आया, लखनऊ का पूरा प्रांत आया, बंगाल आया, उड़ीसा, और पटना छोड़ के उर्वरित जो पूर्व बिहार था वो सभी क्षेत्र का अधिकार यानी जीएसटी वसूली का अधिकार रघु जी ने अपने पास अबाधित रखा। वो दिया नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे गया था और भी तीर्थ क्षेत्र जो थे वहाँ पे आमदनी अच्छी होती थी। शाहू ने बोला है, उभयतानी विकल्प ठेऊ नये, ऐसे पायास हाथ लाऊन शपथ घेवली। दोनों को शाहू ने बताया कि भाई मैंने जो अभी तय किया है उसका विकल्प आप कृपया ना रखें। और दोनों ने शाहू के पैर पड़ के हाथ जोड़ के शपथ ली है इन दोनों में, उभयतानी सख्य कायम करावे। दोनों ने जो सौहार्द है वो कायम रखने की कोशिश करनी चाहिए। शाहू कहता है आपसी मतभेद मिटा के मेल जोल कर लो, ये भी शाहू ने बताया। शाहू के पाँव में पानी डाल के फिर एक बार दोनों ने जाते वक्त शपथ ली है। पेशवा के पहले अभियान में निजाम से नाना ने एदलाबाद से 15 लाख रुपए वसूले थे, मैंने जो कहा है ना आपको। उसके बाद जब वो पुणे पहुंचे ना तो तुरंत वो मैंने पीछे बताया आपको कि बाबूराव था, बाबूराव साहूकार था बारामती का, और वो लगातार अपने मात्र 36,000 रुपए के लिए नाना के शनिवारवाड़ा के सामने रोज आता था। तो जैसे नाना पुणे पहुंचे तुरंत उसको भी ये अपने 36,000 रुपए देके बारामती भेज दिया नागपुर से। वंदे मातरम।